अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम बात करने लगे हैं सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 के दो आखिरी टॉपिक हैं। एक लास्ट वाला मैं कवर करवा चुका हूँ, एबनॉर्मल डेवलपमेंट वाला। बस ये दो टॉपिक रह गए हैं ज़ूलॉजी पोर्शन के। इसके बाद इंशाल्लाह बॉटनी की तरफ जाएंगे। सो एजिंग है और रीजनरेशन है। अब देखिए, एजिंग जो है ना, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बॉडी की प्रोग्रेसिव डेटीरियोरेशन होती है, यानी प्रोग्रेसिवली बॉडी डैमेज हो रही होती है, दोनों तरीके से, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। तो बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर भी और फंक्शनल लेवल के ऊपर भी, उसे हम डिफाइन करते हैं एजिंग, उसे हम कहते हैं बेसिकली एजिंग। जिस तरह एबनॉर्मल डेवलपमेंट की अपनी एक स्टडी होती है उसे टेराटोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह एजिंग की जो है वो अलग से स्टडी होती है जिसे हम कहते हैं जीरोंटोलॉजी, जिसके अंदर एजिंग के प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, कॉजेज़ मालूम करने की कोशिश की जाती है। बिकॉज अभी तक एग्जैक्ट कॉज जो है वो एजिंग का हमें मालूम नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज साइंस को अभी तक मालूम नहीं है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस होता है। देयर आर थ्योरीज जिसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि क्या क्या हो सकता है, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, इसके बारे में अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उन्हें इल्म नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन होगा, एजिंग के प्रोसेस को रोक दिया जाए तो मरने की बात तो छोड़ें, लेकिन हमारी बॉडी के जो फंक्शन लॉस होते हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकता है और स्ट्रक्चरल लॉसेस को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब एजिंग के अंदर होता क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर और फंक्शनल लेवल के ऊपर हम प्रोग्रेसिवली डेटीरियोरेट कर रहे होते हैं, यानी हमारे फंक्शन लॉस हो रहे होते हैं और बॉडी ब्रेक डाउन हो रही होती है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली इतना हद तक स्ट्रक्चरल लॉस या फंक्शनल लॉस हो जाता है कि फिर बारी आ जाती है डेथ की। तो हमेशा डेथ जो है वो एजिंग की वजह से नहीं होती, कई बार डेथ दूसरे रीज़न की वजह से भी हो सकती है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत आगे जाके, बहुत एज के अंदर जाके जिनकी डेथ होती है, वो बेसिकली मुसलसल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लॉस की वजह से हो रहा होता है। इंसानों के अंदर एजिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ साइंस की मदद से। तो वो साइंस क्या होते हैं? लॉस ऑफ हेयर पिगमेंटेशन, बालों का कलर लूज़ हो जाता है, वाइट हो जाते हैं, ग्रेइश हो जाते हैं बाल, स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ के ऊपर जो कि एक्सपोज्ड होते हैं, सन के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, लाइक फेस है, तो इन एरियाज़ के अंदर रिंकल्स आ जाते हैं। कुछ लोगों की स्किन के ऊपर डिफरेंट पिगमेंटेड एरियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। जनरल वीकनेस होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वीकनेस बढ़ती जाती है, फैट डिपोजिशन होने लगती है। आप मेल्स को अगर आप देखें, अपने घर में फादर को भी आप देखें तो उनके बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हुई हुई होती है बेली में, तो फैट डिपोजिशन होने लगती है। पुअर विजन होने लगती है, नज़र कम आता है उन्हें, ठीक है, अंधेरे में तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, वैसे भी उन्हें कम नज़र आता है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया जिसे आप कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो भूलने लगते हैं। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा होता है, तो उन्हें तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके अंदर होती हैं जिन्हें हम डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। यानी ये वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि आप पूरी लाइफ के अंदर अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए आए हैं, तो उन स्ट्रक्चर के इस्तेमाल करने, जिस तरह मशीन है, मशीन को अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, क्योंकि हर इस्तेमाल के साथ उनका कुछ ना कुछ लॉस होता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मशीन्स हैं, मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से उनके अंदर वेयर एंड टेयर होता है, यानी तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, लाइक आर्थराइटिस, जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, जो बूढ़ों के अंदर होता है, जिसे आप ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। जो जोड़ है उसके ऊपर जो जहाँ पर जॉइंट होता है, वहाँ पर जॉइंट जो बोन है उसके एंड के ऊपर एक कार्टिलेज होती है, ये मैंने चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है। ये कार्टिलेज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से बोन दूसरी बोन से ग्राइंड करती है, तो बहुत पेन होता है और डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में। सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि मेल के अंदर तो ये एज रिलेटेड होता है, फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेट करता है, बट एज रिलेटेड भी होता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं और कुछ साइंस है जिनकी वजह से पता लगता है हमें कि जो शख्स है उसमें एजिंग का प्रोसेस चल रहा है और वो एज कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज़, मैंने अभी आपको बताया कि एग्जैक्ट कॉज क्या है वो हमें नहीं पता, बट देयर आर 2 पॉइंट्स जो यहाँ पर डिस्कस किए। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, बट ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अपनी बुक के हवाले से। ये कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने को कि एजिंग का प्रोसेस क्यों होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जेनेटिक ओरिजिन। जेनेटिक ओरिजिन वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई वी आर प्रोग्राम टू एज, यानी हमें बनाया ही ऐसे किया गया है कि हमारे अंदर ये एजिंग का प्रोसेस हो। कैसे बताइए? इन्होंने क्या किया, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक ह्यूमन सेल लिए, इंसान के एम्ब्रियो के कुछ सेल लिए लैब के अंदर और उन्हें मीडियम के अंदर रखा, कल्चर मीडियम के अंदर रखा, तो वो डिवाइड हुए। इन्होंने नोट किया कि जितनी भी सेल लाइंस थी उन्होंने डिवीज़न की
50 टाइम्स, ठीक है, काउंट ना भी करें। द पॉइंट इज कि उन्होंने डिवीजन की एक लिमिटेड टाइम और उसके बाद उन तमाम सेल्स की जो है वो डेथ हो गई। इससे पता क्या लगा? इससे पता ये लगा कि सेल्स के अंदर एक लिमिटेड पोटेंशियल है डिवीजन का। ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो मुसलसल डिवाइड करता ही जाएगा, अनलिमिटेड बार डिवाइड कर सकता है। हर सेल के पास एक लिमिटेड एबिलिटी है कि वो इतनी बार डिवाइड कर सकता है, उसके बाद या तो उसकी डिवीजन रुक जाएगी, उसके बाद वो अकेला सर्वाइव करेगा, डिवीजन फर्दर नहीं कर सकता, नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर ऐसा होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये दो काम होते हैं जब सेल का पोटेंशियल, डिवीजन का पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, तो या तो वो फिर ज़िंदगी गुजारता है अपनी जब तक मर नहीं जाता, या फिर फ़ौरन वो मर जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये बताती है कि वी आर प्रोग्राम टू एज, हमारे अंदर हमारे सेल्स के पास एक लिमिटेड पोटेंशियल रखा गया है, एक लिमिटेड एबिलिटी रखी गई है, लिमिटेड टाइम जो है वो डिवाइड कर सकता है। अच्छा, साइंस को आज पता है कि ऐसा क्यों है। बेसिकली अगर आप डीएनए को देखें हमारे, तो ये डीएनए है। अच्छा, डीएनए के जो एंड्स होते हैं ना, वहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, होता डीएनए का ही पोर्शन है, बट ये डीएनए असेंशियल नहीं होता। एसेंशियल का मतलब ये है कि ये ज़िंदा रहने के लिए लाजमी नहीं है, सेल की फंक्शनिंग के लिए लाजमी नहीं है। ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये कहलाती हैं टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स, ठीक है, ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन ये कहलाती है टीलोमेयर। अच्छा, हर बार जब सेल डिवाइड करता है ना, तो ये टीलोमेयर थोड़ा सा लॉस हो जाता है, ठीक है, ये टीलोमेयर यहाँ से लॉस हो गया। सिमिलरली जब दोबारा सेल डिवाइड करेगा तो टीलोमेयर और लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा। हर डिवीजन के साथ टीलोमेयर लॉस होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये टीलोमेयर पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। अब फर्दर सेल डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगर सेल डिवीजन करेगा तो ये रेड वाला डीएनए लॉस होगा, जो कि एसेंशियल डीएनए है, सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, और इसी वजह से सेल जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता। दिस इज़ वाई वी से कि सेल्स के पास लिमिटेड पोटेंशियल है, जितना टीलोमेयर होगा उतनी बार सेल डिवाइड कर सकता है, क्योंकि हर डिवीजन के साथ टीलोमेयर की शॉर्टनिंग होने लगती है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि टीलोमेयर को किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंड किया जा सके। एक एंजाइम है जिसका नाम है टीलोमेरेज, वो एक्सटेंड करता है इसे, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है कि शायद उसकी वर्किंग से टीलोमेयर जो है वो एक्सटेंडेड रहें, और एक्सटेंडेड होने की वजह से जो सेल है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल आ जाए। ये जो हमारे पास कैंसर सेल्स होते हैं, ये इमॉर्टल हो जाते हैं। ये इमॉर्टल इसी वजह से हो जाते हैं कि ये जो टीलोमेरेज है, देखिए हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं, जब तक हम मदर की बॉडी में होते हैं, हम डेवलप हो रहे होते हैं, यानी हम एम्ब्रियो होते हैं, तो हमारे सेल्स के पास ये टीलोमेरेज बनाने की एबिलिटी होती है। टीलोमेरेज यानी वो सेल जो कि ऐड करता रहता है, ये एंड्स जो है ना ये ऐड करता रहता है, तो ये बनाने की एबिलिटी होती है। बट एडल्ट लाइफ के अंदर जो है, जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद सेल्स जो है ये एबिलिटी लूज़ कर जाते हैं, और हमारे अंदर फिर वो पोटेंशियल नहीं रहता। लेकिन कैंसर के सेल्स जो है ना, ये दोबारा से ये एबिलिटी हासिल कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वाई वो इमॉर्टल हो जाते हैं, और वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते जाते हैं, उनके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी आ जाती है सेल डिवीजन की। तो इसके ऊपर वर्क चल रहा है। दूसरी जो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, वो है हमारे पास जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल को। म्यूटेशन के अंदर होता यह है कि जो एक्चुअल मैसेज होता है, जो एक्चुअल उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जगह कुछ और आ जाता है या वो लॉस हो जाती है। अब इसकी वजह से होता यह है कि जिस भी डीएनए के पीस से कोई प्रोटीन बननी थी, कोई एंजाइम बनना था, अगर वो डीएनए के पीस के अंदर कोई चेंज आ जाए तो वो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बनेगी। तो क्या हो रहा है? फंक्शनल लॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि देखें, हर वक्त हमारा डीएनए जब डिवाइड होता है ना, तब भी और इस वक्त भी आपका सेल अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा, तब भी डीएनए के ऊपर आकर अटैक करते हैं कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयंस जिन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये जो रेडिकल्स हैं, ये जब डीएनए के ऊपर आकर अटैक करते हैं, तो हमारे पास इस डीएनए इस डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं। अच्छा, कई बार तो ये जो डैमेज है ये रिपेयर हो जाता है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये डैमेज रिपेयर नहीं हो पाता। तो आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे डैमेज जब एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो ये इतना हद तक जमा हो जाते हैं कि वो सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। तो फिर ऐसा सेल जो है उसको मैसेज दिया जाता है एपोप्टोसिस का, यानी सेल डेथ का, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से मुसलसल सेल्स की डेथ होती रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर भी लॉस आता है और फंक्शन के अंदर भी लॉस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो सेल्स हैं इंसुलिन बनाने वाले,
अब इंसुलिन बनाने वाले सेल के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, अगर वो मुसलसल डैमेज होता रहे और सेल्स की डेथ होती रहे, तो आपके पास पेनक्रियास के अंदर सेल्स बचेंगे ही नहीं जो इंसुलिन बनाने वाले हों, तो आपके अंदर डायबिटीज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर जब म्यूटेशन बहुत ज़्यादा जमा होने लगती हैं तो वो इतना ज़्यादा ख़राब कर देती हैं डीएनए को, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं कि सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा सेल डेथ हो जाएंगे, फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो अपना फंक्शन लूज़ कर जाएगा। तो ये दो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि एजिंग जो है वो क्यों होती है, बट स्टिल देयर इज़ नॉट अ थ्योरी जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करे एजिंग का प्रोसेस एंड हाउ टू रिवर्स इट। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एजिंग को प्रिवेंट करती हैं, सॉरी प्रिवेंट नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन करती हैं। जैसे कि लो फैट डाइट है, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो एक्सरसाइज आपने सुना होगा, हेल्दी रहने के लिए जो चीज़ें कही जाती हैं वो बेसिकली वही होती हैं जो कि आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। जैसे कि लो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो है, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, मेडिटेशन वगैरह, इसके अलावा सिंपल वॉक जो होती है या जॉगिंग होती है या रनिंग होती है, इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये लड़ते हैं इनके साथ, फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ते हैं और इन्हें डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि फ्रूट्स के फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो आपको हेल्दी रखता है और वो एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर दो एंजाइम्स का नाम दिया हुआ है, डाईम्यूटेज नहीं है, ये डिसम्यूटेज है। तो ये पूरा एंजाइम है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटलेज, ये दो एंजाइम है, ये आपको आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं, यानी आपको ओल्ड होने से, ग्रो होने से बचा रहे हैं, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हार्मफुल मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, इसमें से रिएक्टिव स्पीशीज़ बनती हैं और ये जाकर डैमेज करती हैं डीएनए को। तो जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देंगे तो इससे बन जाएगा वाटर और ऑक्सीजन। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसकी वजह से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो है ब्रेक डाउन कर रही है H2O2 को, विच इज़ अ टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करके रखती हैं ताकि ये फ्री रेडिकल जाकर डैमेज ना करें किसे, डीएनए को। और डीएनए जब देखें, बार बार डीएनए जब डैमेज होता है तो कई बार रिपेयर हो जाता है और कई बार नहीं होता। तो यही वो म्यूटेशन है जो जमा होकर डीएनए को अपना काम करने से रोकती हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर लास्ट लाइन के अंदर बड़ी अच्छी बात की है कि जो कैपेसिटी है, देखिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटलेज जो है ये वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए प्रोड्यूस करता है। तो एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे बंदा ओल्डर होता जाता है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है। तो ये समझ लें, या तो जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका पोटेंशियल कम हो जाता है या एंजाइम प्रोड्यूस होने का अमाउंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है उसकी एक्सप्रेशन, यानी देखें एंजाइम बनेगा कब, जब डीएनए से आरएनए बनेगा। ये डीएनए हमारे पास जब ये खुलेगा इससे आरएनए बनेगा, फिर इस आरएनए से जाकर प्रोटीन बनेगी। तो जितनी बार डीएनए खुलेगा उतनी बार प्रोटीन बनेगी। तो एज होने के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ इस डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन वाली एबिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है। तो कम से कम एंजाइम्स बनेंगे, कम से कम ऐसी चीज़ें बनेंगी जो कि आपको हेल्दी रख सकती हैं। एंड दैट इज़ वाई फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे और बनने के बाद डीएनए पर अटैक करते रहेंगे और आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लॉस होता रहेगा। तो ये तो हो गई बात एजिंग के हवाले से। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसे कहते हैं भाई? ये वो एबिलिटी है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं अपना कोई ऐसा पार्ट जो उन्होंने लूज़ कर दिया हो। तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रीजनरेशन। अच्छा, जितने भी एनिमल के एम्ब्रियोज होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। हम जब मदर की बॉडी में थे तो हमारे अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी थी, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये एबिलिटी लूज़ कर जाते हैं पैदाइश के बाद। बट कुछ ऐसे हैं जो मैच्योरिटी के बाद भी, पैदाइश के बाद भी, एडल्टहुड के बाद भी ये एबिलिटी, जो छोटे छोटे एम्ब्रियोज होते हैं, लाइक जो टैडपोल है, टैडपोल के अंदर ये एबिलिटी होगी लेकिन फ्रॉग के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी। तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो है ये एबिलिटी एडल्ट होने के बावजूद भी रिटेन रहती है। अच्छा, कॉमनली अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक सिंपल एनिमल्स जिन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं और फिर एडवांस एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो रीजनरेशन की एबिलिटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि रीजनरेशन की जो एबिलिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जितना ज़्यादा आप
इन्वर्सली जो समझते हैं कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रीजनरेशन की एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर आप किंगडम एनिमेलिया में देखें तो सबसे पहला फाइलम जो है वो स्पंजेस है। तो स्पंजेस अगर सबसे पहला फाइलम है तो इसका मतलब ये सबसे सिंपल है। तो जितना सिंपल होता है उतनी ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो एनिमल्स जो हैं, सिंपलर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है एडवांस एनिमल से। तो स्पंजेस की एबिलिटी कितनी है, स्पंज की बॉडी को अगर आप ब्रेक डाउन कर दें सिंपल छोटे छोटे पीसेस के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर, तो हर पीस से नया स्पंज बन जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर दिया जाए, वो खुद से डिवाइड हो जाए, तो वो हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, और रीजनरेशन की ही टाइप है जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इतनी ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। सिमिलरली हाइड्रा और स्टारफिश, हाइड्रा जो है ये उसके सेकंड फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम निडेरिया से, और स्टारफिश जो है ये बिलोंग करती है एकाइनोडर्मेटा से। इनके पास भी एबिलिटी है कि ये अपने पार्ट्स जो हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं। इवन हाइड्रा को अगर आप मल्टीपल पीसेस में तोड़ दें तो हर पीस से नया जो है वो हाइड्रा डेवलप हो सकता है। स्टारफिश जो है ये अपना आर्म रीजनरेट कर सकती है। आर्थ्रोपोड्स जो कि फाइलम जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं वो अपने अपेंडेजेस रीजनरेट कर सकते हैं। सेलेमेंडर ये फ्रॉग के साथ आता है, और लेजर्ड जो है दे कैन रीजनरेट देयर टेल्स। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं रीजनरेशन की एबिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के बनते जा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सेल डिफ्रेंसिएशन होती है, जितने डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होते जाते हैं, उतनी ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपके अंदर क्या है, सिर्फ कहीं से अगर स्किन लूज़ हो जाए या अगर कहीं पर वूंड बन जाए, कोई ज़ख़म हो जाए तो वहाँ पर स्किन आ जाती है, नया स्कार बन जाता है। इतनी रीजनरेशन आपके अंदर है, इससे ज़्यादा आपके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं है। अगर आपकी उंगली का एक छोटा सा पीस भी, ये अगर एक फिंगर है तो फिंगर के ये 3 पोर्शंस हैं, अगर ये छोटा सा पोर्शन भी लूज़ हो जाए तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतनी डिफरेंट तरह के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं कि उनको रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं है। स्किन का सेल अलग है इसके अंदर, बोन का सेल अलग है इसके अंदर, आर्टरी का अलग है, वेन का अलग है, मसल्स का अलग है। तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जिसकी वजह से रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होती। तो सिंपल ये है कि भाई जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, एडवांस होता जाता है, उसमें रीजनरेशन उतनी डिक्रीज होती जाती है। तो जितना सिंपल एनिमल उतनी ज़्यादा रीजनरेशन, जितना एडवांस एनिमल उतनी कम रीजनरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।